भारत के अय्याज सुल्तानों और बादशाहों की महान विरासत या तो उसके इस्तेमाल होने वाले महलों में दिखती है या तो फिर उसके मकबरों में। लेकिन भारत के भूपतियों का इतिहास हजारों साल बीत जाने के बावजूद सार्वजनिक इस्तेमाल की तमाम चीजें आज भी नजर आती है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि उत्तर में उसके अतीत का खंडर भी नजर नहीं आता। जो दिख जाता है वह छिपा था और उसे अंग्रेजों ने खोजा। शायद उसी वजह से बचा रह गया उत्तर में, मगर समूचा दक्षिण आज भी उसकी विरासत से भरा पड़ा है, जिसके एक हिस्से को पहली बार व्यापक रूप से दिखाने का जिम्मा भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार मणिरत्नम ने उठाया है। फिल्म का नाम है पोनियन सेल्वन यानी PS1। यह चोल साम्राज्य की महान गाथा है, एक ऐसी महान गाथा जिसका गौरव इतिहास में करीब 500 साल तक सूरज की तरह दमकता नजर आता है। और इसी वजह से चोलों के दौर को तमिल साहित्य ने स्वर्ण काल कहा है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने असंभव सफलताएं हासिल की, एक ऐसा साम्राज्य जिसके दौर में कला, साहित्य, धर्म, व्यापार, कृषि और अनुसंधान जैसी तमाम चीजें अपने शीर्ष पर रही, जिसके शासन में गांव को भी अपनी ऑटोनॉमी व्यवस्था थी और मंदिर मठ धर्म का केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा केंद्र भी था, व्यापार की धुरी थी। भारत की दिक्कत यह है अपने इतिहास के उस हिस्से की भी जानकारी नहीं है जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखता है। ऐसे में इतिहास के उस हिस्से को जानना या उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिस पर दुनिया भर के गुबार को उड़ेल दिया गया है। PS1 उस चोल राज्य और उसके महान योद्धाओं की कहानी है जिसकी स्थापना विजयालय ने 8वीं शताब्दी में पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार के साथ किया था। फिल्म की कहानी कल्कि कृष्णमूर्ति के कालजयी उपन्यास पोनियन सेल्वन पर आधारित है। फिल्म को कई हिस्सों में बनाया जा रहा है और फिलहाल पहला पार्ट 30 सितंबर को रिलीज हो गया है। हालांकि PS1 में चोल सम्राट अदिता कल्कीकरण, अरुलमोजी वर्मन, राजा चोल, वल्लभ रायन वंथिय थेवन की कहानी नजर आएगी। तमिलनाडु की वन्नार जाति वल्लभ रायन वंथिय थेवन के ही वंशज माने जाते हैं। चोलों के शासन के दौरान लगभग समूचा दक्षिण क्षेत्र एक शासक के नियंत्रण में रहा और लगभग 5 शताब्दियों तक रहा। यह अपने आप में अद्भुत बात है। इतना लंबा शासन किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने दिल्ली के तख्त पर भी नहीं किया, मुगलों ने भी नहीं। चोलों के साम्राज्य में सत्ता का बंटवारा नीचे से ऊपर तक तमाम लोगों के बीच था। कई राज्य बनाए गए थे और उसके सरदार हुआ करते थे। गांव की भी अपनी सत्ता थी, शाही अफसर भी थे, बस सर्वोच्च शक्ति सम्राट के पास रहा करती थी जो समूह साम्राज्य को एक इकाई के रूप में चलाते थे। आप इसे कुछ लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में भी देख सकते हैं। चोल मूलतः शिव उपासक थे, लेकिन हिंदू धर्म दूसरे संप्रदायों में भी उनकी बराबर आस्था थी। वैष्णव संप्रदाय को भी बराबर पूजते थे और अनेकों मंदिर बनवाए। राजा के समय ही शैव ग्रंथों को संकलित करने का कार्य हुआ। वैष्णव ग्रंथों के लिए ऐसा ही कार्य होने की बात सामने आती है। चोलों ने बौद्धों और जैनों को भी आश्रय दिया और दक्षिण में इसके सबूत नजर आते हैं। चोलों के समय मंदिरों की व्यवस्था में बहुत से सुधार भी किए जाने का उल्लेख मिलता है। चोलों के दौरान शैवों में भक्ति मार्ग के अंतरिक अलग अलग पद्धतियों वाले कुछ संप्रदाय जैसे पाक्षुवत, कापालिक और कालामुख भी थे जो स्त्रीत्व की आराधना करते थे। तमिलनाडु की कुछ पुरानी जातियों में आज भी चोलों के समय की तमाम परंपराएं दिख जाएगी। चोलों के साम्राज्य में महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी। उन्हें संपत्ति का अधिकार तो था ही, तमाम नागरिक व्यवस्थाओं में भी उनके विचार की अहमियत थी। हालांकि देवदासी प्रथा भी थी। चोलों की वास्तुकला का कोई जवाब नहीं। इसके अद्भुत उदाहरण उनके दौर स्थापत्य में साफ नजर आता है। तांडव मुद्रा में शिव की कांसे की नटराज मूर्ति असल में चोलों की मूर्तिकला का सबसे जीता जागता सबूत है। इतिहास में मूर्तिकला का सबसे बेहतरीन दौर चोलों के समय में ही नजर आता है। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेकों मंदिरों, विशाल बांधों, नहरों को जोड़ने का कार्य किया। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड और चोलपुरम मंदिर आज भी लोग एकटक देखते रहते हैं। चोल जमीन के साथ ही समुद्र में भी ताकतवर थे। भारत के इतिहास में उनसे बेहतर और मजबूत नौसैनिक ताकत किसी और साम्राज्य में नहीं दिखती है। नौसैनिक ताकत की वजह से ही चोलों ने श्रीलंका पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके अलावा जावा, सुमात्रा, मलय आदि क्षेत्रों पर भी नौसेना की वजह से ही नियंत्रण पाया। भारत के भी तमाम तटीय इलाकों में चोलों के अभिनयों को नौसैनिक ताकत ने ही